नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों हम समझेंगे कि मैंने दोस्तों किस तरीके से इस विज्ञान को पढ़ा था। आपके लिए मैं वह सारी चीज़ें समझाऊंगा और आपको भी किस तरीके से पढ़ना चाहिए दोस्तों, वह चीज़ें हम इस क्लास में समझें। दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न एनसीईआरटी की बुक से ही रहते हैं। और दोस्तों अन्य जो प्राइवेट पब्लिकेशन की जो बुक्स जो होती हैं उनमें भी दोस्तों बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो आसान तरीके से बताए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीके से आपके लिए बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। क्लास को जो है आप अच्छे तरीके से सुनें, समझें और आप जो किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं, आप किस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं, वह भी आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आज की इस क्लास में हम पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे। और दोस्तों इस क्लास में हम दोस्तों समझेंगे कि कैसे दोस्तों मनुष्य में भोजन का पाचन होता है और किस तरीके से कहाँ पर किस चीज़ का पाचन होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले भोजन को ग्रहण जो किया जाता है उसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है। उसके पश्चात दोस्तों उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है और उसका निष्कासन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम जो है एक एक स्टेप को समझेंगे और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम समझेंगे कि पाचन जो है यह क्रिया किस तरीके से होती है। सबसे पहले भोजन को ग्रहण करना जिसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है, फिर पाचन होता है, इसी तरीके से उसका अवशोषण, स्वांगीकरण और जो मल होता है उसको निष्कासित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यदि पाचन तंत्र के दोस्तों स्टेप को आप समझेंगे तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे ही दोस्तों हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं और यह एक नली के द्वारा कहाँ पर आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, आमाशय में आ जाता है। इसको दोस्तों ईसोफेगस कहा जाता है। इस नली के द्वारा जो है आमाशय में आ जाता है यहाँ पर। और यहीं पर दोस्तों लगभग 3.5 से 4.5 घंटे के बाद इसमें इसका जो है यह कायम में बदल जाता है। कायम का मतलब यह छोटे छोटे पीस यानी कि टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे कायम कहा जाता है। और यहीं के द्वारा दोस्तों यह छोटी आंत में आ जाता है और छोटी आंत से ही यह बड़ी आंत में आ जाता है। तो दोस्तों इसके सारे स्टेप को समझेंगे, किस तरीके से इसके बारे में बताया गया है कि वह सारी डिटेल हम पर दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पाचन तंत्र की जो संरचना है किस तरीके से होती है। सबसे पहले दोस्तों क्या होती है, आहार नाल। और आहार नाल के ये कुछ पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला जो मुख्य पार्ट होता है दोस्तों क्या होती है, मुख गुहा। यानी कि आहार नाल दोस्तों मुख से प्रारंभ होती है, क्योंकि हम भोजन को ग्रहण कहाँ से करते हैं दोस्तों, मुख से ही ग्रहण करते हैं। तो वह दोस्तों ईसोफेगस के द्वारा दोस्तों यहाँ पर इसके होते हुए जैसे इसी आहार नाल के द्वारा दोस्तों भोजन आ जाता है इस आमाशय में। और इसी आमाशय के पश्चात दोस्तों यहाँ पर पहुँचता है छोटी आंत में और छोटी आंत से बड़ी आंत में और भोजन इस तरीके से पहुँचता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इसी क्लास में हम समझने वाले हैं और एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे डायग्राम से समझेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर को आसान तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ से दोस्तों बहुत सी जो एग्जाम है वहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जैसे ही मनुष्य जो है भोजन ग्रहण करता है तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात दोस्तों वह भोजन कहाँ आता है, आमाशय में आता है। और आमाशय में दोस्तों भोजन जो है यहाँ से पहुँचता है। आमाशय में दोस्तों HCl अम्ल होता है और यह इसको तोड़ देता है किसमें, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वही इसको कायम में बदल देता है। जो भोजन यहाँ पर होता है कहाँ से, जब हम ग्रहण करते हैं तो ईसोफेगस के द्वारा यहाँ पर आ जाता है आमाशय में, जिसको स्टोमाच कहा जाता है दोस्तों। यहीं से दोस्तों भोजन जो है छोटी आंत में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, छोटी आंत में। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जैसे ही जो भोजन है यहाँ पर स्टोमाच से कहाँ पहुँच जाएगा, छोटी आंत में। और इस छोटी आंत में दोस्तों यहाँ पर इसका सर्वांगीण, लगभग सर्वांगीण पाचन होता है। संपूर्ण रूप से पाचन दोस्तों यहीं पर होता है। वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में होता है। उसके पश्चात यह जो है बड़ी आंत में भोजन पहुँच जाता है। तो इसकी जो है दोस्तों सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि किस तरीके से इसमें हम समझ सकते हैं आसान तरीके से। और जो भी पॉइंट हैं जो एनसीईआरटी में बताए गए हैं उसको भी हम समझेंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट बताए गए हैं उनको भी हम समझेंगे। तो यहाँ इस तरीके से दोस्तों एनसीईआरटी विज्ञान को भी पढ़ेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरीके से जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हैं कि यह जो है दोस्तों भोजन जो है आमाशय में, जैसे ही भोजन जो है आमाशय में आ जाता है और आमाशय में लगभग 3.5 से 4.5 घंटे दोस्तों भोजन रहता है। और यहीं पर दोस्तों HCl अम्ल होता है जो कि इसको दोस्तों कायम में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है दोस्तों, कायम में तोड़ता है इस भोजन को। किसमें, कायम में तोड़ देता है HCl अम्ल, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आंशिक रूप से भोजन का पाचन होता है। कहाँ पर, आमाशय में यानी कि स्टोमाच में। सबसे पहले यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह इस जो भोजन है इसको किस में तोड़ेगा दोस्तों, कायम में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यहीं पर दोस्तों अन्य जो जो जूस हैं यानी कि रसायन है वह भी यहाँ पर निष्कासित होते हैं, लेकिन उन्हें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी समझ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर इसके पश्चात दोस्तों जैसे ही भोजन जो है इस आमाशय से छोटी आंत में आ जाता है और छोटी आंत में दोस्तों लगभग इस भोजन का
संपूर्ण पाचन होता है, या कहें तो दोस्तों यहीं पर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यहीं पर दोस्तों प्रोटीन का पाचन होता है, यहीं पर दोस्तों वसा का पाचन होता है, और यहीं पर किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सर्वांगीण पाचन होता है, या कहें तो संपूर्ण रूप से पाचन दोस्तों कहाँ होता है, तो वह छोटी आंत में ही होता है। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हम उनको भी दोस्तों अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपके लिए बताया था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा केमिकल लेकर के इसमें रसायन कहाँ पर निकलता है, जैसे आपको पता ही होगा कि लीवर से दोस्तों क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है, जो कि पित्त की थैली में आ जाता है, और वही पित्त की थैली से दोस्तों छोटी आंत में रस आता है, जो कि इसको क्षारीय बना देता है। यहाँ जो मैंने दोस्तों आपके लिए HCl अम्ल जो समझाया था, वह क्या करता है, इसको अम्लीय माध्यम में बदल देता है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत से रसायन मिलेंगे आपके लिए जो इस भोजन को पचाने में सहायक हैं। तो वह सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सा रसायन क्या कार्य करता है, जिससे भोजन जो है आसानी से पचता है। तो यहाँ पर अभी हम लीवर के बारे में, संरचना के बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ समझ सकते हैं कि यह जो है आमाशय है, और इसी आमाशय में लगभग 3.5 घंटे या 4.5 घंटे तक भोजन जो है क्या करता है, आंशिक रूप से पाचन होता है। और आंशिक रूप से भोजन पचने के पश्चात उसका दोस्तों उसमें HCl अम्ल मिल जाता है, और अन्य रसायन भी मिलते हैं, जहाँ पर उसका जो है क्या बनता है, कायम बनता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में। यहाँ पर दोस्तों ये आप लीवर समझ पा रहे होंगे, यह लीवर है। यहीं पर दोस्तों एक पित्त की थैली होती है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। इससे पित्तरस निकलता है और वह पित्त की थैली में आ जाता है। यही जो पित्तरस है दोस्तों, यही जो दोस्तों अभी पित्तरस जो निकला है, पित्त की थैली से निकल करके कहाँ पर पहुँचेगा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में पहुँच जाएगा, और यही छोटी आंत में दोस्तों इसका जो है पाचन में वह सहायक होगा। तो कौन सा रसायन किस तरीके से सहायक होगा, वह सारी चीज़ें हम समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम एक प्रक्रिया समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो पाचन होता है किस तरीके से होता है। दोस्तों यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि कुछ इस तरीके की संरचना होती है। यह आमाशय होता है, आमाशय से भोजन जो है दोस्तों इस यहाँ आप समझ सकते हैं कि भोजन जो है छोटी आंत में प्रवेश करता है, और यहाँ पर दोस्तों वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, यहाँ पर उसका संपूर्ण रूप से दोस्तों पाचन होता है, और इसके द्वारा दोस्तों पहुँच जाता है बड़ी किसमें, आंत में। तो बड़ी आंत के द्वारा दोस्तों भोजन उसका आंशिक रूप से पाचन होता है। जल का अवशोषण यहीं पर होता है बड़ी आंत में। तो यहाँ आप समझेंगे कि आहार नाल जो है किससे मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले आहार नल का पहला भाग कौन सा होता है, तो दोस्तों मुखगुहा, यानी आहार नाल मुख से ही शुरू होती है। इसको दोस्तों आप जो है ध्यान रखेंगे। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आहार नाल का मुख्य भाग प्रारंभिक भाग कौन सा होता है, या आहार नाल कहाँ से शुरू होता है। तो वह कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। फिर ये जो नाल होती है दोस्तों, इसे ईसोफेगस कहा जाता है, यहाँ पर भोजन पहुँचता है, और यहीं के पश्चात दोस्तों आमाशय में भोजन आ जाता है। आमाशय में मैंने अभी आपके लिए बताया था, आमाशय से छोटी आंत में, और छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन पहुँचता है। अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सा रस कहाँ पर निकलता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर संबंधित ग्रंथि आप समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर लाल ग्रंथि होती है, कहाँ पर पाई जाती है, मुख में पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर पाई जाएंगी, तो यह जो तो आमाशय में जो रस निकलेंगे, गैस्ट्रिक रस निकलेंगे, जिन्हें जठर ग्रंथियाँ कहा जाता है, तो उन रस को जठर रस कहा जाता है। इसी प्रकार यकृत से निकलेगा रस। मैंने अभी आपके लिए बताया था कि पित्तरस जो है, अभी हमने पढ़ा था कि पित्तरस जो है निकल करके पित्ताशय में आ जाता है। यही इसी प्रकार दोस्तों अग्नाशयी रस होगा। तो इनके क्या कार्य हैं वह सारी चीज़ें हम समझेंगे। दोस्तों आमाशय की अगर बात करें हम, तो आमाशय यानी कि स्टोमा जो है दोस्तों किस तरीके का होता है, यहाँ आप समझ सकते हैं। मैंने अभी आपके लिए बताया था कि आमाशय में भोजन जो है यहाँ पर आंशिक रूप से भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर क्या होता है, जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, और यहाँ पर HCl अम्ल मुख्य भूमिका निभाता है। इस तरीके की इसकी जो है आंतरिक दीवार होती है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की जो है इसकी आंतरिक दीवार होती है। इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। ये जो है क्रम से मैं अभी आपके लिए बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा भाग होता है। तो ये इस प्रकार की इसकी जो है संरचना होती है। यहाँ पर जो भी रस निकलते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सा रस निकल करके क्या कार्य करता है।